प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 57 को देखेंगे बच्चों, जो कि 18 नवंबर 2020 के लिए है। और आज हम अपने चैप्टर प्रकाश के जिस टॉपिक को कवर करेंगे बच्चों, वो है प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है अपवर्तन, आओ हम जानें। तो यहाँ दिया हुआ है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में उसके जाने की दिशा में बदलाव होता है। इस परिघटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब देखो, यहाँ ये दिया हुआ है कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तिरछा होकर जाता है। देखो, तिरछा शब्द इसलिए दिया हुआ है बच्चों, क्योंकि जब वो 90 डिग्री पर जाएगा तो हम उसके अपवर्तन को नहीं देख पाएंगे, इसलिए यहाँ तिरछा शब्द लिखा हुआ है। तो जब प्रकाश की किरण तिरछी होकर जाती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो उसकी दिशा में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके चाल में बदलाव होता है। अब यहाँ माध्यम का मतलब क्या है? तो माध्यम का मतलब है कि जैसे वायु से अगर प्रकाश मान लो कांच में जा रही है, या फिर कांच से वो जल में जा रही है यानी पानी में जा रही है, तो ये सब क्या है? वायु, कांच या जल, ये सब क्या है? माध्यम है, अलग अलग माध्यम है जहाँ से कि प्रकाश गमन कर सकती है, चल सकती है। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है प्रकाश, तो उसकी चाल में क्या होता है? बदलाव होता है, और इस कारण उसकी थोड़ी सी दिशा भी बदल जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखो, इस अपवर्तन को हम और अच्छे से आज पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ दिया हुआ है कि प्रकाश की सबसे तेज चाल निर्वात में होती है, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये वैल्यू, ये मान आपको याद रखना है। अब निर्वात का मतलब क्या होता है? आपको पहले भी बताया हुआ है बच्चों। निर्वात का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ कुछ भी उपस्थित नहीं है, वायु भी उपस्थित नहीं है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिना माध्यम के भी प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल सकती है, जा सकती है, गमन कर सकती है। तो प्रकाश की सबसे अधिक चाल कहाँ है? निर्वात में है, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब अपवर्तन का क्या है कारण? तो अभी हमने देखा था कि अपवर्तन के कारण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल की दिशा में बदलाव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश के चाल में बदलाव होता है, इस कारण उसकी दिशा भी थोड़ी सी बदल जाती है। आओ बच्चों, इसको और अच्छे से हम यहाँ देखते हैं। कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन को समझने की हम कोशिश करते हैं। ये है हमारा कांच का स्लैब दिया हुआ है बच्चों, ABCD, ये हमारा कांच का स्लैब है। अब यहाँ देखो, ये जो आप EF देख रहे हैं, ये क्या है? ये है हमारी आपतित किरण। हमने तिरछी आपतित किरण ली है। ये आप NN-, ये जो देख रहे हैं NN-, ये क्या है? अभिलंब है। तो आपतित किरण यहाँ अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है वो क्या है? ये है हमारा आपतन कोण, I से इसको हम लिखते हैं। अब उसके बाद ये माध्यम है हमारा वायु। देखो यहाँ लिखा हुआ है वायु है माध्यम, और दूसरा माध्यम क्या है? कांच है। तो जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है तो क्या हो रही है? थोड़ी सी ये अभिलंब की तरफ मुड़ जा रही है। यहाँ आप देखेंगे जो हल्के डार्क नीले से बना हुआ है, ये इधर की तरफ मुड़ जा रही है, थोड़ी सी अविलंब की तरफ आ गई है। अगर ये कांच का टुकड़ा नहीं होता, कांच का स्लैब नहीं होता, तो प्रकाश क्या होती? ऐसे सीधी रेखा में चली जाती। लेकिन अभी ये क्या हुई है? थोड़ी सी अविलंब की तरफ मुड़ गई है, और उसके बाद ये फिर जाकर इस वाले पृष्ठ पर, CD पृष्ठ पर, कांच का जो CD पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर जाकर ये टकराती है। तो यहाँ जो हमारा कोण बन रहा है अभिलंब और अपवर्तित किरण कहते हैं हम इस किरण को। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ जो कोण बन रहा है वो कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण है। अब इसके बाद जब वो CD पृष्ठ पर आ रही है, ये किरण हमारी इस वाले पृष्ठ पर आ रही है, तो यहाँ पर भी हमने क्या बनाया है? नॉर्मल बनाया है, अभिलंब बनाया है। अब यहाँ से जो किरण है वो कहाँ जा रही है? कांच से फिर से वो वायु में जा रही है। तो जब वो कांच से वायु में जा रही है तो फिर से उसकी चाल में बदलाव होता है, और अब वो जो निर्गत किरण है हमारी, जो किरण अब आती है, इस किरण को हम कहते हैं निर्गत किरण। इसको GH से दर्शाया हुआ है बच्चों। ये है हमारी निर्गत किरण। तो प्रकाश की चाल यहाँ पर भी बदली है, और जब वो कांच से वायु में गई है माध्यम के बदलाव होने के कारण। अब यहाँ ये देखना है कि यहाँ पर इसका क्या हुआ है? पार्श्व विस्थापन हुआ है। पार्श्व विस्थापन क्या होता है? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर ये कांच का स्लैब नहीं होता बच्चों,
तो प्रकाश हमारी क्या होती है, ऐसे सीधी रेखा में चली जाती। लेकिन अभी कांच का स्लैब होने के कारण, माध्यम के बदलाव होने के कारण प्रकाश जो है वो थोड़ी सी विस्थापित हो गई है। यहाँ ये जो दूरी है जिसको d से हम लिखते हैं, थोड़ी सी विस्थापित हो गई है। इसी को हम कहते हैं पार्श्व विस्थापन। तो आप समझ गए, ये कांच के स्लैब में अपवर्तन दिया हुआ है। आपको ये याद रखना है कि जब भी अपवर्तन होता है वहाँ पर एक से ज़्यादा माध्यम होते हैं। प्रकाश का जब भी हम अपवर्तन देख रहे होते हैं तो कम से कम हम 2 माध्यमों को लेते हैं, तब हम देखते हैं प्रकाश की चाल को, और उसी परिघटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अब देखो क्या है अपवर्तन का, अपवर्तन में क्या क्या होता है। तो यहाँ दिया हुआ है कि आपतन कोण जो होता है, ये वाला आपतन कोण निर्गत कोण के समान होता है। देखो यहाँ जो ये जो कोण बन रहा है, जहाँ निर्गत किरण और ये अभिलंब है हमारा, ये दोनों क्या है, ये निर्गत कोण है और ये आपतन कोण है। तो ध्यान रखना है कि निर्गत कोण का जो मान होता है वो हमेशा ही आपतन कोण के समान होता है। अब उसके बाद यहाँ दिया हुआ है, देखो पार्श्व विस्थापन। पार्श्व विस्थापन क्यों हुआ है, क्योंकि हमने बीच में हमारा क्या माध्यम है, कांच की स्लैब है। तो यहाँ दिया हुआ है कांच के स्लैब के कारण प्रकाश के मार्ग में विस्थापन हुआ है। उसके बाद ये विस्थापन किन किन कारकों पर निर्भर करता है, किन किन बातों पे पार्श्व विस्थापन निर्भर करता है। तो निर्भर करता है कि हमने कौन सा पदार्थ लिया हुआ है, उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है। तो यहाँ पर हमने कांच का स्लैब लिया हुआ है, तो हम ये देखेंगे कि कांच के स्लैब का कुछ न कुछ अपवर्तनांक होगा, इसीलिए पार्श्व विस्थापन हुआ है। और साथ के साथ हम ये देखेंगे कि कांच के स्लैब की चौड़ाई क्या है। जितना ज़्यादा चौड़ा होगा उस पर भी निर्भर करेगा कि अपवर्तन कैसा होगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं प्रकाश अपवर्तन के नियम क्या क्या हैं। जैसे हमने परावर्तन का नियम पढ़ा है, वैसे ही अपवर्तन का भी नियम है। तो अपवर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है, तो इसके कहने का मतलब है कि ये देखो, ये जो है हमारी आपतित किरण, ये है हमारी अपवर्तित किरण, और ये जो है अभिलंब, ये दोनों ही पृष्ठ पे जो अभिलंब है सभी क्या होते हैं, सभी हमारे क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। उसके बाद जो इसका दूसरा नियम है जिसको हम स्नेल्स का नियम भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। तो स्नेल्स का नियम क्या कहता है कि प्रकाश के निश्चित रंग तथा माध्यमों के युग्म के लिए हम जो माध्यम लेते हैं, और किसी निश्चित रंग के लिए जो माध्यम का युग्म लेते हैं, यानी 2 माध्यम हम लेते हैं, उस समय जो साइन आई होता है, साइन आई और साइन आर, साइन आई को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण। अभी आपने देखा था आई को हम बोलते हैं आपतन कोण, और साइन आई उसका जो साइन है, और अपवर्तन कोण जो कि आर है हमारा, और उसका अगर हम साइन लेते हैं तो हमेशा ही हमारा क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, स्थिर होता है। उसका एक स्थिरांक होता है, इसका अनुपात हम हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है। तो देखना है निश्चित रंग के लिए, प्रकाश के निश्चित रंग के लिए और माध्यमों के जोड़े के लिए, युग्म के लिए हमेशा ही साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, स्थिर होता है उनका अनुपात। और इसी नियम को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। तो ये 2 हो गए आपके नियम प्रकाश के अपवर्तन के बच्चों। आओ अब यहाँ हम देखते हैं कि क्या होता है अपवर्तनांक। अब देखेंगे यहाँ अपवर्तनांक दिया हुआ है, स्मॉल एन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं। तो माध्यमों के युग में प्रकाश की गति के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। जब हम माध्यम लेते हैं और उस माध्यम में हम देखते हैं, 2 माध्यम लेते हैं और उस माध्यम में हम प्रकाश की गति देखते हैं, उस दोनों माध्यमों में प्रकाश की गति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसको, जैसे हम देख रहे हैं n, अगर हम देख रहे हैं 2 1 n 2 1 का मतलब है कि हम माध्यम 2 में प्रकाश का अपवर्तनांक देख रहे हैं, किसके सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष। तो n 2 1 क्या होगा हमारा, n 2 1 अगर हम निकाल रहे हैं तो हम इसको पढ़ेंगे कि अपवर्तनांक माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष क्या होगा, माध्यम 1 में प्रकाश की गति बटे माध्यम 2 में प्रकाश की गति। तो n बराबर क्या होगा हमारे बच्चों,
N21 के बराबर, N21 बराबर क्या होगा, माध्यम 1 में 21 का मतलब 2 का मतलब माध्यम 2 और 1 मतलब माध्यम 1। तो माध्यम 2 में प्रकाश की गति माध्यम 1 के सापेक्ष क्या होगा, माध्यम 1 में प्रकाश की गति बट्टे माध्यम 2 में प्रकाश की गति। अगर हमारा माध्यम 1 अगर क्या हो, वायु हो या निर्वात हो, अगर ये माध्यम 1 हमारा वायु या निर्वात हो जाए, तब जब हम माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालते हैं, उस अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। फिर से सुनो बच्चों, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हमने माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष अभी ये यहाँ देखा है, लेकिन अगर हमारा माध्यम 1 में प्रकाश, माध्यम 1 हमारा अगर वायु हो या निर्वात हो, तो हम माध्यम 2 का जो अपवर्तनांक निकालते हैं, उस अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और उसको हम कैसे लिखते हैं, n बराबर होता है c यानी निर्वात में प्रकाश की गति बटे v यानी कि माध्यम में प्रकाश की गति। जो हमारा जो भी माध्यम लिया है, जैसे हम देख रहे हैं कि कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ अगर हम देख रहे हैं कांच में निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो हम लिखेंगे कि c/v यानी कि निर्वात में क्या है प्रकाश की गति, जो कि आप जानते हैं 3 × 10⁸ है। और उसके बाद हम देखेंगे कि कांच में यानी उस माध्यम में प्रकाश की गति क्या है। तो जो वैल्यू निकल कर आएगी, जो मान निकल कर आएगा, वो क्या होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा, किसका, कांच का। अब जो आपको जो याद रखना है, जो बहुत ज़रूरी है, वो ये है बच्चों कि प्रकाशिक सघन माध्यम, जो 2 माध्यम हमारे दिए हुए हैं, उसमें से जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, अपवर्तनांक बेटे आपकी NCERT बुक में आपका जो सपोर्ट मटेरियल है, उसमें एक टेबुलर फॉर्म में टेबल बनाकर दिया हुआ है, सबके अलग अलग निरपेक्ष अपवर्तनांक दिए हुए हैं। तो आप वहाँ से निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर आप ज़रूर वहाँ से देखोगे कि किस पदार्थ का कितना अपवर्तनांक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 माध्यमों में जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है, वो क्या होता है, प्रकाशिक सघन माध्यम होता है। जैसे कि यहाँ देखो, ये जो हमारा एग्जाम्पल था बच्चों, उसमें वायु है और कांच लिया हुआ है हमने 2 माध्यम। तो वायु क्या है, वायु का अपवर्तनांक कम है और कांच का ज़्यादा है, इसीलिए कांच क्या होगा, प्रकाशिक सघन माध्यम होगा, और वायु क्या होगा, प्रकाशिक विरल माध्यम होगा। तो देखो, इसी को यहाँ बताया भी हुआ है बच्चों कि प्रकाशिक विरल माध्यम क्या है, दिए गए 2 माध्यमों में जिसका अपवर्तनांक कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक विरल माध्यम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वायु क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। अब और आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो उसकी चाल कम हो जाती है और वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब इसको अभी कैसे समझेंगे, तो देखो यहाँ हमारे दिया हुआ है, अभी हमने देखा था जो कांच का स्लैब वाला देखा था एग्जाम्पल बच्चों। तो अभी क्या है, ये वायु से कांच में जा रहा है, यानी विरल माध्यम से कहाँ जा रहा है, सघन माध्यम में जा रहा है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाती है, तो उसकी चाल थोड़ी सी कम हो जाती है और इस कारण वो क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभी हमने देखा था कि अगर ये कांच नहीं होता, कांच का स्लैब नहीं होता, तो प्रकाश क्या होती है, ऐसे सीधी रेखा में गमन कर जाती, लेकिन नहीं, क्योंकि माध्यम बदला है और विरल माध्यम से वो सघन माध्यम में आई है, इसलिए वो क्या हुई है, थोड़ी सी अभिलंब की तरफ मुड़ गई है ना। उसके बाद इसका दूसरा है क्या, इसके ठीक उल्टा, कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो उसकी चाल क्या होती है, अधिक हो जाती है और इसीलिए वो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसका भी हमने देखा था कि अब देखो इसी एग्जाम्पल में कि अब ये कांच से प्रकाश की किरण क्या हो रही है, ये जो किरण है, ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है, यहाँ कांच से जा रही है, कहाँ, वायु में जा रही है। तो अब ये क्या होगी, अभिलंब से थोड़ी सी दूर हट जाएगी। तो ये अभिलंब से थोड़ी सी दूर हट गई है ना। इसको और अच्छे से देखो, देखो ये है हमारा क्या, प्रकाश की किरण जो कि कांच में है, और ये वायु में जाने पर अगर ये पृष्ठ नहीं होता, सीधी पृष्ठ नहीं होता, तो ये हमारा कैसे चला जाता, इस तरीके से जाता, ऐसे जाता, लेकिन ये थोड़ा सा अभिलंब से दूर हट गया है। और क्या है, ये GH जो आप निर्गत किरण देख रहे हो, ये
किरण क्या है? कांच से जब वायु में, जब कांच से यानी कि सघन माध्यम से जब वो विरल माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण, तो वो थोड़ी सी क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। अब आपके और एक और क्या दिया हुआ है कि अब तक जितने भी ज्ञात पदार्थ है बच्चों, उसमें हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है और वो कितना है बच्चों? 242 है। ठीक है, आओ बच्चों क्वेश्चंस को हम देखते हैं बेटा। यहाँ दिया हुआ है यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 तथा C यानी कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। तो अभी आपने जाना था कि क्या होता है? n बराबर होता है C/v, है ना? तो आपके n दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है? 1.5, और C बच्चों दिया हुआ है आपके 3 × 10⁸ और V हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से V क्या हो जाएगा? यहाँ बना रही हूँ मैं बच्चों। तो V क्या हो जाएगा हमारा? 3 × 10⁸ अपॉन ये जो 1.5 है वो आ जाएगा नीचे, यहाँ 1.5 पॉइंट को हटाओ, यहाँ 0 कर दो, तो क्या हो गया? 15 × 2 = 30। तो V कितना हो गया हमारा? V हो गया हमारा, कांच में प्रकाश की चाल कितनी हो गई? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो गया बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद है प्रकाश अपवर्तन के नियम लिखो। तो प्रकाश अपवर्तन के नियम बच्चों ये हैं दोनों जो आपको लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया बच्चों। उसके बाद है कांच की स्लैब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाओ। तो ये आपके नामांकित चित्र दिया हुआ है। यहाँ एक जो कमी है वो यहाँ नहीं लिखा हुआ कि ये कौन सी है, या आपतित किरण है या ये अपवर्तित किरण है, ये निर्गत किरण है। तो ये आप NCERT बुक की सहायता से बनाएंगे, और यानी कि आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ये वाला जो डायग्राम है ये बनाना है। तो बच्चों इस तरीके से आज की वर्कशीट आपकी ख़त्म होती है। थैंक यू बच्चों।